अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार का बेल्जियम का कामयाब दौरा और ख़ास तौर पे फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट से उनका खिताब, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि करंट गवर्नमेंट आगाज से ही पावर जनरेशन की सोर्सेज को डाइवर्ट कर रही है थर्मल से टुवर्ड्स हाइडल एंड न्यूक्लियर. So that's a fundamental question we are going to raise in today's show. But to build the argument, आप अपनी स्क्रीन पे अब कुछ चार्ट देखेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए. अगर इफ़ यू हैव टू ग्रो तो आपकी एनर्जी सोर्सेज को चीप होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पाई चार्ट देखें तो अराउंड 50%, क्लोज टू 50% आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, देन इंडस्ट्री. तो अगर हाउस होल्ड्स और इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये वो दो एरियाज हैं जिनके ऊपर ज़्यादा वेलफेयर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट. अगर आप अपने नेक्स्ट चार्ट पे देखें तो ये हिस्टोरिकल ग्रोथ है मुख्तलिफ सोर्सेज की एनर्जी जनरेशन के अंदर. देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अब डाइवर्सिफाई अवे कर रही है थर्मल से. सो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो कि एक्सपेंसिव होती है और इंपोर्टेड ऑयल की बेसिस पे होती है या पेट्रोल की बेसिस पे होती है, उससे डाइवर्सिफाई अवे कर रहे हैं. और एक इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आप देखेंगे, ग्रेजुअली न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर बढ़ता चला जा रहा है एंड वो आपको अभी इस चार्ट में नजर आएगा. सो अगर आप देखें तो अभी राइट नाउ न्यूक्लियर एनर्जी अराउंड 17% के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर मौजूद है. बट लेकिन एक प्योरली बड़ा हिस्सा पाएगा, आप देखें ब्लू के अंदर, वो अभी भी थर्मल पे है. सो द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एनर्जी जनरेशन राइट नाउ इज कि आपकी उस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के ऊपर रिलायंस है जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस के से फ्लक्चुएट करती है, एक्सपेंसिव है, कार्बन एमिशन बढ़ाती है. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसके अंदर रोल जो है वो लेस देन 1% है. सो आप जो है वो टॉक्सिक गैसेस लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल कंजम्पशन वो करते हैं. लेकिन इसके बावजूद आप दुनिया के 10 बड़े उन ममालिक में शामिल जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जिनको नुकसान पहुंच सकता है, 100 अरब से ज़्यादा भी रिसेंटली हमने देखा कि फ्लड्स के ऊपर खर्च किए गए और प्राइमरी सोर्स ये है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है. सो अब आप चेन को कनेक्ट कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेस को मुतबादिल ज़राए की तरफ मूव करना, सोलर की तरफ मूव करना और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यही वजह है कि फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब इस समिट में गए और इस बात का इरादा किया कि हमें यहाँ से डाइवर्सिफाई अवे करना पड़ेगा, हाइडल की तरफ जाना पड़ेगा और न्यूक्लियर की तरफ जाना पड़ेगा. टू ओपन दिस डिबेट आई हैव विद मी इन द स्टूडियो अ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट. एम.ए. जब्बार साहब जो कि माहिर माशियात है, हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का. इट्स वंडरफुल हैविंग यू. मुबशिर मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का. एंड हरदिल अजीज़ सईद शफीक साहब जो साबिक सदर हैं KCCI के, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का. सबसे पहले एम.ए. जब्बार साहब, क्योंकि आपका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है और आप इस तरह की कमिटीज़ में गुज़श्ता 10 सालों में रहे हैं, राइट नाउ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ फोकस किया जाए सर? देखें, बात दरअसल ये है कि मल्टीलैटरल्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दो किस्म के क्राइसिस हैं. एक क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स की वजह से, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं. अगर हम पहले वाले को अगर हम ले लें तो इस वक्त सारी दुनिया में एक रुझान है कि किसी तरीके से जो है वो CO2 और जो एमिशंस हैं उसके ऊपर अब कोटा दिया जा रहा है. पाकिस्तान ने भी एक कमिटेड पोजीशन ली हुई है कि 2030 तक पाकिस्तान इसको जो है 50% तक इसमें एक रिडक्शन लाएगा. अब उसके बाद अगर हम उसके बैकग्राउंड में हम देखें तो अपने COP28, 26 ये सारे चीज़ों में यही डिस्कशन होती रही कि अल्टरनेट सोर्सेस को जो है वो टैप किया जाए. अब उस अल्टरनेट सोर्सेस में आपके विंड आती है, बायोमास आते हैं, सोलर आता है और न्यूक्लियर भी आती है. न्यूक्लियर सबसे तकरीबन सस्ती तरीन बिजली है, मगर उस न्यूक्लियर के लिए एक इंटरनेशनल मेरा ख्याल लेवल पे कुछ जो अप्रीहेंशंस हैं, उन अप्रीहेंशंस को एक्सक्लूड करने के लिए ये पहली एक समिट थी. मेरा ख्याल है कि इसका थोड़ी देर के हम जायज़ा लें कि उसके तकाज़ा क्या हो सकते हैं. उसके तकाज़ा यही हो सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या जिन कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिन कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेस नहीं हैं, जिन कंट्रीज़ के पास जो है वो एक एडिक्वेट हम इससे
لیول کی جو میکینزمز جس کو کہتے ہیں کہ سول یوز آف دا نیوکلیئر وہ موجود نہیں ہیں. تو دنیا شاید یہ چاہ رہی ہے, بلکہ چاہ نہیں رہی ہے, دنیا نے ڈسپلے بھی کیا ہے, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل بھی وہاں موجود تھے, بلکہ کافی ملکوں سے نمائندگی, اور اس گفتگو کے جو بھی ایکسٹریکٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اب دنیا سیریس ہو رہی ہے کہ ان ممالک کو جن کی کیپیسٹی جو ہے, فائنینشیل کیپیسٹی جو ہے وہ کمزور ہے, اس کو کسی طریقے سے اس پروگرام کا ایک حصہ دیا جانا چاہیے تھرو ملٹی لیٹرلس. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ, اسی کو میں کنیکٹ کروں گا. پاکستان میں نیوکلیئر انرجی کا آغاز ابھی نہیں ہوا, 1972 میں پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگا. سو ان ٹرمز آف دا انوویشن پاکستان بہت ساری چیزوں میں پہلے رہا ہے, لیکن پھر اس کو کنسسٹنٹلی بڑھایا نہیں جا سکا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بہت شکریہ باقر. ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہمارا جو پولیٹیکل ایک رہا ہے, ہسٹری ہے ہماری, کہ بہت سی چیزیں جو ہیں جب آپ کی گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو اس وقت پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ بالکل پورا ہی جو ہے وہ ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے, کون سی چیز کو پرائرٹی پہ نہیں رکھنا. تو ڈیفینیٹلی کہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے مختلف ٹائمنگ میں بڑے اچھے گول سیٹ کیے تھے. اگر ہم 2006 کی بات کروں میں, تو 2006 میں ایک انرجی پالیسی اور ایک انرجی مکس کا فارمولا جو تھا وہ ڈرائیو کیا گیا تھا کہ کس طرح ہم آگے جا کے کریں گے. تو اس میں کم از کم جو تھا انرجی مکس میں جو آلٹرنیٹ انرجی کے سورسز ہیں ہمارے, اس سے جنریشن ہم نے 10% تک لانی تھی, جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے جائیں. دوسری بات یہ ایک اور تھی کہ صرف جو 2 چیلنجز کا ذکر کیا ہے جبار صاحب نے, کہ ایک تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور ایک انرجی کا جو کرائسس ہمارا کہ پرائس جو ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کے اوپر جاتے ہیں, اٹامک کے اوپر جاتے ہیں, تو اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے کہ اس کی مانیٹرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ہے. آپ لوکلی اس کو جو ہے نا وہ کچھ کر نہیں سکتے, وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں اس پلانٹ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے جو انوائرمنٹ کی بات ہے, تو اسی 2006 میں ایک اور چیز میں مینشن کروں گا, جس کو 18 سال ہو گئے ہیں, ہم اس کی طرف جو ہے ہمارا ابھی بھی جو ہے وہ نہیں گیا. ہم نے صرف یہ کام نہیں کرنا تھا, جس طرح ہم نے واٹر وین دیا تھا, اس کے ساتھ ہم نے بایو فیول بھی بنانا تھا, بایو ڈیزل, جس کو 10% ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ کے روایتی ڈیزل میں مکس ہونا تھا انوائرمنٹ پرپس کے لیے, جس کے لیے انویسٹمنٹس بھی کچھ کی گئی تھیں, اور باقاعدہ طور پر وہ پودے بھی لگائے گئے تھے جن کے بیجوں سے وہ فیول جو ہے وہ تیار ہونا تھا. سوال یہی آئے گا کہ مثلا ایک ایسا پاکستان کو ماڈل چاہیے اکانومی کا, کہ جو آپ نے کہا کہ پہلے 1972 میں شروع ہوا, تو جو کنٹینیوٹی چاہیے پاکستان کو وہ کنٹینیوٹی نہیں مل رہی. اس کنٹینیوٹی کے ساتھ ہی اگر ہم آج 2024 میں ایک ماڈل بناتے ہیں کہ ہم نے آئندہ جا کے کب کلین انرجی جو ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے. دنیا کے بہت سے ملک ہیں جنہوں نے کلین انرجی کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ 2050 میں, کسی نے 2040 میں, کسی نے 2035 میں, کہ ٹوٹل کلین انرجی پہ چلے جائیں گے. تو اگر ہم آج یہ سیٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ آئے, اس ماڈل کو جو ہے وہ بریک نہیں ہونا چاہیے, اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل کور ہونا چاہیے, کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے گورنمنٹ چینج ہونے سے, پارٹی چینج ہونے سے, کوئی نظام چینج ہونے سے ہماری جو اکنامک گروتھ ہے یا وہ ایک سلسلہ جو ہے اس کو بریک نہیں. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ سعید صاحب. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیوکلیئر انرجی میں کچھ آپ کو بڑے کلیئر کٹ فائدے ہیں. فار ایگزامپل 18 مہینوں تک آپ کی ریفیولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو پرائس رسک سے آپ جو ہے وہ آئسولیٹ رہتے ہیں. آپ کو دوسری جانب جو ہے اگر اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا جائے, اور پاکستان میں اب اچھی خاصی اگر آپ دیکھیں اراؤنڈ 27% جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی سے اگر الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے, تو دیٹس اے بگ نمبر. یوزلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہیں. سو یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا دسمبر 2022 کے اندر کہ انہوں نے اس کو انکریز کر دیا, اوور آل اینول اراؤنڈ 17% ہے. واٹ ڈو یو تھنک خاص طور پہ بزنس سیکٹر کے لیے آپ اس طرح کی انوویٹیو انیشیٹوز کو پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس میں آلٹرنیٹیو کو کنیکٹ کیجیے گا آپ کی سولر پاور سے بھی, آج کل بزنس سیکٹر میں یہ کافی سراہا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی ہم سب جو بیٹھے ہیں یہاں پہ, ہم سب کا تعلق معاشی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ہی جیسا ہے, اور اس وقت انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے اس پورے ریجن میں
सबसे कमज़ोर करेंसी होने के बावजूद, यानी इसके एडवांटेजेस भी हमें मिल सकते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट में जाएं तो आपकी वीक करेंसी होने की वजह से डॉलर के एवज आपको ज़्यादा रुपीज़ जो है वो मिलने चाहिए और मिलते हैं, मगर आपकी एक्सपोर्ट फिर भी जो है जिस हिसाब से अगर वो होना चाहिए था वो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके जो फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें वन ऑफ द फैक्टर एनर्जी का भी है, और उसमें जो प्राइस का फैक्टर है वो इतना ज़्यादा है कि आप इस वक्त पूरे रीजन में मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा अब महंगे हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा महंगी है इस वक्त, क्योंकि आप ब्लेंडेड एक उसमें थर्मल भी है, उसमें एटॉमिक भी है, उसमें अदर सोर्सेज भी हैं, सबका मिला के एक ब्लेंड बना के आप वो प्राइस निकालते हैं उसकी, ठीक है ना जी। अच्छा, अब हमें जो है देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ के आप समझ लें दो रुख होते हैं। हम बाज़ औक़ात सिर्फ एक रुख की बात करते हैं, दूसरे रुख का तस्वीर का हम नहीं दिखाना चाहते या बात नहीं करते उसके ऊपर। एक क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात हो रही है इस वक्त आजकल, मैंने देखा है कि हम बात कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि जी हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं और हम उसका 10 ममालिक में शामिल हैं जो इस माहौलियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना? अच्छा, आपने देखा होगा कि आज से 5 साल 10 साल पहले जब ये क्लाइमेट वाला इशू नहीं था तो उस वक्त आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में शायद ही कभी 2-4 साल में कभी कोई बारिश होती है, और एक डेजर्ट था और वहाँ पे लाखों करोड़ों एकड़ लैंड जो फर्टाइल लैंड है आपकी वो बेकार पड़ी हुई है, उस पर कल्टीवेशन नहीं होती, उस पर एग्रीकल्चर नहीं होता। आज अगर वो तब्दीली आई है, उसके अगर नुकसान आते हैं, वो सैलाब आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप उसको पॉजिटिव लें मिसाल के तौर पे, और उसका ये सोचें कि अगर बारिशें वहाँ ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं और हम इसके ऊपर एक रिसर्च करें, देखें कि आइंदा ये एक टेम्प्रेरी फेज तो नहीं है, एक टेम्प्रेरी वेव तो नहीं है, आइंदा 10-20 साल 50 साल तक ऐसे ही रहना है क्लाइमेट, जो एक है स्टडी आप करें, रिसर्च करें उसके ऊपर। अगर वाकई आपको एक क्लाइमेट चेंज आ रही है और ये आइंदा ऐसा ही होगा तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, आपको डैम्स बनाने चाहिए वहाँ पे। वो पानी जो आपका निकल के ज़ाया हो रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो आपको तबाह भी कर रहे हैं और आपके ज़ाया भी हो रहे हैं जाके। तो उन बिलियंस ऑफ डॉलर को आप सेव करें, उससे आप कल्टीवेशन करें, एग्रीकल्चर करें, लाइव स्टॉक करें आप। और दूसरा एक चीज़ जो मेरे जहन में थी, अभी मैं देख रहा था कि एक मुहिम चल रही है शजरकारी की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके इससे पहले पाकिस्तान में कभी वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। मिसाल के तौर पे ओलिव्स हैं कि हम ओलिव्स में बड़ा काम कर सकते थे, ओलिव्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, मगर आप एक जो था वो काम हुआ इसके ऊपर, देखा कि ओलिव्स के लिए क्लाइमेट सूटेबल है पाकिस्तान की, तो ओलिव्स यहाँ पे हो सकते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। ये रॉ फॉर्म में भी जा सकता है, इसका ऑयल आप निकाल के और ऑयल फॉर्म में भी इसको बेच सकते हैं, बड़ा कीमती ये चीज़ है। तो आप बजाय इसके कि वो दरख्त जिनसे आपको नहीं मिलता कुछ भी, सिर्फ दरख्त होते हैं, अगर आप ये फ्रूट वाले दरख्त, मैंने देखा है मलेशिया में पाम आपका रोडों के ऊपर लगा हुआ है, रोडों के ऊपर पाम ट्रीज जो हैं वो रोडों पर लगे हुए हैं, उनसे वो एक सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया है कि वो गवर्नमेंट खुद ही निकालती है उनको, उससे वो एक्सट्रैक्ट करती है सारा कुछ और वो निकाल के एक्सपोर्ट करती है। I think very interesting point. Let's just try to bring the discussion back to power sector. पहला फंडामेंटल आर्गुमेंट ये है कि सप्लाई डिमांड गैप था, सही है, इंस्टॉल कैपेसिटी और देन डिमांड साइड के ऊपर गैप था। वो फंडामेंटल आर्गुमेंट अब शिफ्ट हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसकी पेमेंट चार्जेस जो हैं वही इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, और उससे लिंक हो गया आपका सर्कुलर डेट क्राइसिस। हाउ डू यू व्यू दिस बिग प्रॉब्लम इन पावर सेक्टर? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में एक को आपने सुना होगा पीडी, एनर्जी सेक्टर का एक डिपार्टमेंट, आपने एक नेपरा का नाम भी सुना होगा, जी जी, आपने पीपीआईबी का भी नाम सुना होगा, आपने एनटीडीसी का भी नाम सुना होगा, आपने सीपीपीएजी का भी नाम सुना होगा। पाकिस्तान में एक्चुअली पावर सेक्टर को कुछ अंग्रेज़ी में जो कहा जाता है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। ठीक है। पाकिस्तान में एक्चुअली एक हार्मोनाइज जो है अप्रोच नहीं है, चूँकि अब आपके डिमांड और सप्लाई की तरफ में आ रहा हूँ। आप देखें कि पाकिस्तान में जब 2019 और 20 में हम 34,980 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लेकर बैठे थे, उस वक़्त जो है वो आखिरी क्वार्टर के एक महीने में हमने जो है वो अपना तकरीबन 9,000 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा की। 23 के उसी महीने में हमारे पास जब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 40,800 हो गई तो हमने उस वक़्त 8,000 मिलियन से भी कम यूनिट पैदा किए। बाकी सारे कैपेसिटी चार्जेस में दे यस, ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में जो डिमांड है, जो ग्रिड से डिमांड जाती है, वो 7.8% कम हो रही है पिछले 3 सालों से। इंडिया में अनलाइक टू दैट 11.4% बढ़ रही है। काफ़ी जगहों पे जब मुस्तनद किस्म के स्पीकर्स एनालिसिस करते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं फंडामेंटल जिसमें किसी मुल्क के ग्रोथ के इशारे मिलते हैं या कोई मुल्क ग्रो कर रहा है, तो बिजली इज़ वन ऑफ देम। पावर कंजम्पशन। हाँ,
अब हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि हमारे पास कायदे आज़म सोलर पार्क है। कायदे आज़म सोलर पार्क 1000 मेगावाट का है, जबकि अभी तक गुज़श्ता चंद सालों में 395 मेगावाट से ज़्यादा एवोकेट नहीं हो सका सही है। वाई बहावलपुर अगेन बहावलपुर में अगेन वाई। फिर वहाँ बात आती है कि चंद लोग बैठते हैं किसी के कहने पे, किसी के, मैं कोई लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, किसी के कहने पे किसी को खुश करने के लिए यू सी इस किस्म के इकदाम किए जाते हैं जो टेक्निकल रेशनलाइजेशन और फिजिबिलिटी से दूर होते हैं। अब हम वापस आते हैं आपके सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। इकबाल एहसन ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में ये कहा, मेरे पास सारे एक्सट्रैक्ट्स में जमा करता हूँ, वो ये कहा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, उसने ये कहा कि देखें जी उस वक्त हमारे मुल्क में 20,900 मेगावाट है और हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 13,000 है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क में कौन से ऐसे प्लानर्स थे, कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ थी, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इन एडवांस ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 7,000 मेगावाट लगा दिए। आज भी यही हो रहा है कि आप जनरेशन जो है वो लगाते जा रहे हो। 35,000 से जब आप 41 पे आए हो तो आपकी कंजम्पशन कम हो गई। सही। अच्छा, ये बहुत ही फंडामेंटल आर्गुमेंट है कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ना होते हुए आप जनरेशन बढ़ाते चले जाएं और प्लस फिर उसके साथ आप एग्रीमेंट्स ऐसे करें कि उसकी कैपेसिटी चार्जेस भी आपके बजट डेफिसिट को बढ़ाते चले जाएं और फिर वो पावर क्राइसिस बन जाए, फिर देन अगेन आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़े। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, इसमें बाकर एक चीज़, मैं जवाहर साहब की बात को आगे ही चलता हूँ कि जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि 2014 से 21 तक हमारी जो है वो एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन बढ़ रही थी, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 to 4% बढ़ रही थी। 22, 23, 24 ये गिरी है। और अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट है उसमें अखबारात में छप चुकी है कि 14% इस वक्त हमारी एनर्जी कंजम्पशन गिरी हुई है। उसकी वजह जो है इंडस्ट्री के अंदर एक क्राइसिस है जिसकी वजह से उसकी कंजम्पशन नहीं हो रही। अब आप एक चीज़ देखें कि जो एक चीज़ हमारे हमसाए में हो रही है, तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और जितने चार्जिंग स्विच हैं उनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अर्बन सोसाइटी में, अदरवाइज भी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता, जो क्लाइमेट चेंज की भी बात इसमें आती है, एनर्जी जो आप बना रहे हैं वो कंज्यूम नहीं हो रही तो उसकी कंजम्पशन की बात भी आती है, और जो फ्यूल इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट बिल भी कम होता है। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक जो बसें हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उसकी तरफ जाने का हमारा जो है वो स्पीड जो है वो इतनी स्लो क्यों है, जबकि हमारे पास बिजली मौजूद है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे लेकिन हमें उसके पैसे पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्लाइमेट चेंज का जो है ना वो भी एक मुसीबत है। और तीसरी बात यह है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो भी अपनी जगह पे बढ़ता है जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है मंगवाते हैं। तो इतना बड़ा मेरा है जो, जैसे पॉलिसी मेकर्स की आपने बात की है, तो पॉलिसी मेकर्स को तो देखना चाहिए कि हम इतनी बड़ी कंजम्पशन पे जा रहे हैं तो हमारा जो आउटलेट है वो तो कम हो रहा है। मतलब अगर इंडस्ट्री जो है, सॉरी टू से कि इंडस्ट्री जो है उसमें एक बड़ा डंट आया है, तो फिर हमें कौन सी और ऐसी एरिया था, दूसरी कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी तरफ हमें फौरी तौर पर शिफ्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। आई थिंक 3 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक बसेस चलाई हैं, सो ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्पीड इज वेरी स्लो, बिल्कुल कम है। देखिए इसमें जिस वक्त कब दूसरा प्रॉब्लम ये है ना कि डेफिसिट से रन कर रहे हैं, कहां से इंपोर्ट करें, वो भी इंपोर्ट होगी, उसके लिए भी आपको डॉलर्स चाहिए, वो भी डेफिसिट की साइड पे है। देखिए जब तक आप पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट नहीं करता फाइनेंस में, तब तक आप जो है ना वो उसको बढ़ा नहीं सकते। आप मुझे बताएं कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कौन सी ऐसी होगी इस वक्त जिसके मुताबिक कोई बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं वो अपनी बसों को उधर शिफ्ट कर सकें या नई बसें इंपोर्ट कर सकें, उसमें फाइनेंसिंग किस लेवल पे हो रही है। तो लिहाजा वो तो पॉलिसी की बात है ना, पॉलिसी के साथ लोग चलेंगे ना। आई थिंक पॉलिसी को ही मैं कनेक्ट करता हूं। अभी कराची की बात एक मैं ऐड कर दूं जी प्लीज, कि वो आया था कि ये निगरान दौर में एक स्टडी आई थी, तो वो ये था कि सिर्फ कराची के लिए तकरीबन 15,000 बसें चाहिए। जी जी, और इस वक्त 1,000 से कम बसें चल रही हैं। जो आपने कहा, जो बसों का आपने जिक्र किया और दूसरी बसें मिला के वो 250 हैं शायद, बाकी सारी वो हैं जिनका मैं तस्करा भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि वो बसें लाने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे कहां से लाएं? सर वो फाइनेंसिंग तो आपके बैंक्स करेंगे ना, आप पॉलिसी देंगे तो फाइनेंस होगी ना। बैंक्स अपनी एडवांसेस का एक बड़ा पोर्शन ऑलरेडी गवर्नमेंट को उधार देते रहते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को उधार देने के लिए पैसे नहीं है। सही साहब, आपका जो क्विक आर्गुमेंट कि एक
फास्ट ट्रैक सोलर इंसेंटिव्स आए 2022 में, और उसके बाद हमने देखा कि हर चौथे पांचवें घर में मिडिल क्लास के अंदर सोलराइजेशन हो गई, और अब इंडस्ट्रियल सोलराइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं आप. हाउ डू यू सी दिस पॉलिसी? बिकॉज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, कम उसका इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज के अंदर सोलराइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल सही है. अभी जो मेरे दोस्त इस पे बात कर रहे थे और ये कहा कि 7.8% जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है एनुअली कंजम्पशन जो है, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ. वो आपकी जो कंजम्पशन है एक्चुअल वो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही है, कम से कम अगर बड़ी नहीं है तो मैं समझता हूँ. और हम ऑल्टरनेट सोर्स के ऊपर चले गए हैं. उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है वो सोलर को रिप्लेस किया है अपने आप को. क्योंकि आपके यहाँ एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि कीमत का तयन कोई नहीं पता, साल में 10 दफ़ा कीमत बढ़ा दें तो मैं किस बेस पर अपने बायर से कमिटमेंट करूं कि भाई मैं इस प्राइस पर आपको दूंगा. क्योंकि आज मैं कोई डील करता हूं तो डिलीवरी मेरी 4 महीने बाद 6 महीने बाद होती है, तो मैं उस पर मालूम है हर 2 महीने बाद अगर प्राइसेस बढ़ रही है, फिर आपको लोड शेडिंग के मसाइल का सामना होता है कि उसमें कभी टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं, कभी कुछ है. तो कहते हैं यार एक दफ़ा मैं करके और इसे जान छोड़ा के अपनी एक तरफ तो हो जाऊँ ना कम से कम, ताकि मेरे ये जो इशूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं अपने जहन में जो बात आ रही है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. तो ये वो चीज़ें हैं. अगर साथ साथ हम देखें, आप 15,000 बसों की आप बात कर रहे हैं, मेरी साहब बहुत आसान है कि 15,000 बसें आप ले भी है, आपका कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस बात का नजर आता है कि 15,000 बसों का लोड वो अफोर्ड कर सकता है? सारा शहर जाम हो जाएगा, सारा शहर एक दूसरे के साथ हो जाएगा, फंस जाएगा, बिल्कुल नहीं चल सकेगा. तो आप उससे पहले उन सब चीज़ों की हम यहाँ प्रॉब्लम्स की तो बात कर रहे हैं, हमें कम से कम एटलीस्ट सोल्यूशन जो है ना उनको भी सामने रख के उनकी बात करेंगे. मैं प्रॉब्लम एक हाईलाइट करता हूँ तो साथ में मैं उसका सोल्यूशन भी सामने रखूँ कि मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन ये है. बिल्कुल ठीक है, हमारी कराची की जो सड़कें हैं, अब थोड़ा सा हट के हम मौजूद से चले गए थोड़ा सा, कराची की सड़कें उनमें गुंजाइश है, मगर आपने इंक्रोचमेंट्स पर कोई काबू नहीं किया. आपने हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी. मैं दुबई में था, तकरीबन 1 महीने रहा. ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास किसी दूसरी कंट्री का ना दुबई में इस्तेमाल हो सकता था. मैं ड्राइविंग कर रहा था, मुझे रास्तों का नहीं पता था, तो मैं गूगल से हेल्प ले रहा था. तो एक जगह या आपको शायद देखा होगा कि सड़क के ऊपर ब्रोकन लाइन चल रही होती है और सिग्नल के नज़दीक आकर वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है. मतलब कोई 50 मीटर 25 मीटर पहले वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है ना. इसका मतलब है अब आप लाइन चेंज नहीं कर सकते. तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे साथ, मुझे राइट मुड़ना था, थोड़ा सा मैं मिसगाइड हो गया. अब मैं सोचने लगा मैं क्या करूं. तो मेरे बराबर एक लेडी थी, उसने मुझे कहा यू वांट टू गो राइट. मैंने कहा हाँ मैं जाना चाहता हूँ. उसने थोड़ी सी गाड़ी रिवर्स की, मुझे स्पेस दी, मैं निकल गया. 5 मिनट नहीं लगे कि मुझे मैसेज आया मेरे मोबाइल पर और मुझ पर 500 दिरहम का चालान हो गया और लिखा हुआ उसमें क्या, वायलेशन ऑफ लेन डिसिप्लिन. तो इतनी छोटी सी चीज के ऊपर 500 दिरहम का चालान. तो ये चीजें आपके माशरे में जो है ना, अगर ये सब चीजें हो तो फिर आप एक सिस्टम बना सकते हैं. 15,000 बसें हमारे मसले का हल नहीं है, उसके लिए वो एनवायरनमेंट भी पैदा करना पड़ेगा, वो सब चीजें भी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, जब जाके आप नतीजा हासिल कर सकते हैं. चलो मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि शफीक साहब को कि भाई अभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी में एक बंदा जा रहा होता है. सही है, वो एलोकेशन ठीक कम है, हो वो गई. हम भी जा रहे होते हैं. ठीक है, तो जब आप बसें लाएंगे, ये ऐसी लेवल की बस हो कि मैं भी कहूं कि मुझे बस में सफर करना है, जी जी. तो आप मुझे बताएं कितनी बस गाड़ियां जो हैं वो रोड पे आने से रुक जाएंगी और वो बस जो है वो कितने लोगों को कैरी करेगी. ये सिर्फ कराची का सदर जो है वो 15-20 लाख लोग डेली आके जाते हैं, तो उनको के लिए तो एक आसानी पैदा हो सकती है. बस बाकी जो इंडिविजुअल चलती हैं वो रुक जाएंगी. बिल्कुल सही कहा जब्बार साहब. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इज कि इकोनॉमी के अंदर आप उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके जो एनर्जी प्रोविजन की कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जनरेशन कंपनीज हैं, उनको अदायगियाँ नहीं होंगी, और उसके साथ साथ लाइन लॉसेस और यूएफजी लॉसेस को आप कम नहीं करेंगे. आप पॉलिसी मेकिंग बोर्ड्स में भी रहे हैं, हम कितने क्लियर हैं कि प्रॉब्लम है क्या? व्हाट्स योर टेक? पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में राइट नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या चीदा प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं उसको आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, मगर पहला हम बेहतर है कि एक मैक्रो लाइन पे आ जाएं कि अगर चीज़ों को आपके सामने हैं एंड यू अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू आर नॉट रिजॉल्विंग, इश्यूज़ आपके सामने आ गए हैं. इश्यूज़ इनको भी पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है. इश्यूज़ हमारे सामने होते हुए अगर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके 2 ही रीज़न्स हो सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्रस्ट जो है वो किसी एक अच्छे रॉकेट की तरह नहीं है कि इस ब्यूरोक्रेसी को वो जो है वो चला सके. फिर उस ब्यूरोक्रेसी में वो एफिशिएंसी नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है कि एक टाइम फ्रेमवर्क की मॉनिटरिंग के अगेंस्ट अकाउंटेबल होकर
और उस काम को कर सके, ये बात तो हो गई ख़त्म। अब आपके दूसरी तरफ आता हूँ कि हो क्या रहा है। देखें, मैं स्वी सदर्न गैस का डायरेक्टर भी रहा हूँ। हम उस ज़माने में 10-11% अनअकाउंटेड फॉर गैस का मतलब है कि लॉसेस लेकर बैठे हुए थे। आज वो लॉसेस जो हैं वो 20% पर पहुंच चुके हैं। सो वो बड़े हैं। हाँ, 20% तक पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम उस लॉसेस को कम नहीं कर सकें, और 4000 MMCFD का मतलब है 4 BCF, आप 4 BCF पे 800 MMCFD जो है ना वो आप हवा में आप जो है आपकी गैस जा रही है। सही है। कुछ एक मिथ ज़रूर है, चोरी है, बट दैट्स नॉट दैट मच। जितना उसको इन्होंने ड्रम बीट कर रहे हैं ना, बट दैट्स नॉट दैट मच। अब थोड़ी देर के लिए हम आ जाए। तो आप कह रहे हैं कि चोरी कम है, लेकिन वो इनएफिशिएंसी की वजह से inefficiency, वेस्ट हो रही है। leakages, all non-professionals, no will, and there are so many other reasons। उसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं PTV में बात कर रहा हूँ। अब हम आगे की तरफ आ जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि अगर आप 20% ये जो कॉस्ट्स हैं, आप तो चूँकि माशाल्लाह एनालिस्ट भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज से 2 दहाइयाँ पहले इनको 17 और 18% के अश्योर्ड रेट ऑन रिटर्न दिए थे। इनको वो डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ में मिलेंगे जिसमें 18% सिक्योर्ड रिटर्न, मतलब इतना मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। बेहतरीन कंपनियां पाकिस्तान में कौन है? स्वी सदर्न गैस एंड स्वी नॉर्दर्न, के बगैर कुछ किए हुए उनको टैरिफ मिलना ही मिलना है जिसमें उनके अपने 18% जो है वो हो। एक पाइपलाइन बिछा देंगे, दैट विल आल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट। हो गया। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं कि बाकी दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए हम एनर्जी की तरफ आ जाते हैं। तो एनर्जी में तो ये हो रहा है कि एनर्जी में आपने 20 सालों से हम ये बातें करते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। आज भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो बड़े साइजेबल हैं। जब के इलेक्ट्रिक जो है वो कहते हैं कि जी एक सिल्वर स्पून या गोल्ड स्पून के तरीके से प्लेट में रखकर बेचा गया, आज भी वो इस ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के ऊपर काबू नहीं पा सकती। अगर 1% प्राइवेटाइजेशन से लेकर अभी तक कम हो चुका होता तो काफ़ी फ़र्क आता। यही हालत सारे डिस्कोस की है। उस डिस्कोस में 4 डिस्कोस जो है कंपैरेटिवली उनकी एफएस जो है वो उसमें आपको एक अच्छी नज़र आती है। बाकी 30% लॉसेस 25 हैस को बराबर में आप बैठे हुए हैं, कैश को बैठे हुए हैं, ट्राइबल एजेंसी बैठी हुई है, कोयटा बैठा हुआ है, सब ऑल लॉसेस। अब सवाल पैदा होता है कि ये लॉसेस क्यों कर रही हैं? इसका मतलब ये है कि लॉसेस इसलिए कर रही हैं कि जो कुछ हो रहा है कागज़ों में जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो ऐसा नहीं होता। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे दूं। के इलेक्ट्रिक, आपके एक डायरेक्टर ने के इलेक्ट्रिक से रिज़ाइन किया और एक लेटर लिखा कि के इलेक्ट्रिक के जो एफएस हैं, इन अ वे इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, ये फेक है, इसमें कुछ और काफ़ी गड़बड़ हो रही है, मनी ट्रांसफ़र हो रहा है। नाज़रीन को बताएंगे एफएस आसानी से, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो चीज़ें जो है वो हाई कोर्ट में जाती हैं और उसके पर स्टे होता है कि ये लेटर शेयर न करें, पब्लिक न करें। आप चले जाएं, आपको चाहिए मैं भेज देता हूँ लेटर आपको। अब सवाल पैदा आता है कि अगर इस सूरत हाल में दूसरी चीज़ की तरफ हम आ जाएँ, कौन सी? कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कॉस्ट ऑफ एनर्जी इसलिए ज़्यादा है पाकिस्तान में, अपार्ट फ्राम आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, पाकिस्तान में इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को रिटायर नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे भी पीछे रशियन लैंग्वेज में कहते हैं कि रुकाधारित। रुकाधारित का मतलब आपके ऊपर हाथ जो है काफ़ी अच्छा है या भारी है। गारंटीड रिटर्न हाँ, आप जो है वो हाथ के वजह से गारंटीड हैं। टपाल गुल अहमद बिन कासिम 1 नाम ले रहा हूँ मैं आपको, ये रिपोर्टों में है, मैं कोई कॉन्फिडेंशियल बात नहीं कर रहा हूँ। आपका साइट कोरंगी, दे शुड बी क्लोज्ड। 30% से नीचे जब आप इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को चलाएंगे जिनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 30 रुपये है, बाकी चीज़ ऐड करेंगे तो 50-60 रुपये हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वहाँ पे मेरे अपने ख्याल में SIFC अब बन चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट ऑपरेशनल और एक ड्यू डिलीजेंस ऑडिट होगा। अब IPPs की बात आप कर लें कि IPPs के साथ एग्रीमेंट्स के ऊपर आप भी यही बातें करते होंगे जो मैं कर रहा हूँ कि भाई IPPs के एग्रीमेंट्स को फिर से देखा जाए। बिल्कुल सही। IPPs के एग्रीमेंट में जो कैपेसिटी का जो पिछले एलिमेंट 3-4 है, साल में काफी बात हुई हाँ इस पे, एलिमेंट है, इस एलिमेंट को एक मरतबा नेगोशिएट करें। अब थोड़ी देर के लिए फिर मैं आपको हकाइक की बात करता हूँ। 1994 की पॉलिसीज़ के तहत जब IPPs बनी तो हमको आया था ना, उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई ओवर इनवाइसिंग के ऊपर।
बिल्कुल। ONM कॉस्ट के ऊपर मैंने तो नहीं और की। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट्स पावर डिवीजन को सबमिट की एग्जैक्टली गई। ये बाकायदे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई। सही। उसके बाद फिर इमरान खान के हुकूमत में इन्होंने कहा हम IPP के एग्रीमेंट्स को क्या करते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। मगर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कहते थे अगर ठीक करेंगे तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। उनको इतना डराया गया, कैदी नंबर 804 को इतना डराया गया कि उस कैदी नंबर 804 ने जी मजीद जो यही है आई थिंक उसके ऊपर यही पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा। ये जो देखें, आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जिस तरह का सबको पता है, आप और बता भी दिया कि सबको पता है। एक ये है सर्कुलर डेट इज द सेकंड बिग इशू दैट वी नीड टू रिजॉल्व राइट नाउ। SIFC अब चूंकि इनके पास एक रिट है गवर्नमेंट के साथ मिलके, दे आर फोकसिंग ऑन रिजॉल्विंग दीज इशूज। सर्कुलर डेट तो अभी इन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाल लिया है, वेरी सून वो डिविडेंड्स के थ्रू उसको रिजॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, अगर पाकिस्तान को यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है तो कम से कम ये एनर्जी सेक्टर को हर सूरत रिजॉल्व किया जाए। व्हाट्स योर टेक एंड इसमें बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसमें ये इशू जो है अगर डिस्कस होगा तो जो डिस्कस की बात कर रहे हैं कि देखें सूबाई जो हुकूमतें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से NFC के तहत जो है वो अपने महसूलात लेती हैं और हर सूबे को कोई ना कोई इतराज़ रहता है। लेकिन आप देखें कि जो सूबे के लेवल के ऊपर जो चीज़ें हैं जो उनको देख सकते हैं कि अगर कोई लैंड लॉसेस जो हैं वो प्रॉपर जो हैं वो थेफ्ट के हैं तो फिर उसको रोकने के लिए जो है वो सूबाई हुकूमत के तावन के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो सारी उसके कंट्रोल में है। तो पुलिस जो है वो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में है। सूबाई हुकूमतों की अगर इनपुट उसमें आती है, और ये एक दफ़ा डिस्कस भी हो चुका है कि डिस्कोस जो है वो सूबाई हुकूमतें ले लें और वो महसूलात के साथ उसको जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो उसकी बनाई जाए। अगर एक सूबा कहता है कि जी मैंने इतने बिलियन जो है वो वफाक से लेना है, लेकिन वो जो उसके यहाँ से जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में वो हेल्पफुल नहीं हो रहा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे देखें आप सॉवरेन गारंटीज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देती है किसी किस्म के लोन के लिए, वो सारे फ्रूट्स जो हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस वक्त उसको अदायगी को करना है, जब पैसे वापस करने हैं तो उस वक्त सूबाई हुकूमतें कोई जो है ना वो पेन लेने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक डिस्कशन है लाजमी जो एनर्जी की इसी हवाले के साथ जो है ना इसको जोड़ना चाहिए कि अगर एक बर्डन आता है जो लॉस जो आपके लोन्स का बर्डन है या अदरवाइज जो एक प्रेशर है इंडस्ट्री बंद होने का, एक्सपोर्ट कम होने का, या हमारे ऊपर जो है वो पैसे इंटरेस्ट के बढ़ने का, वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आता है। लेकिन सूबाई हुकूमतों ने भी उससे इस्तेफादा किया हुआ है। तो सूबाई हुकूमतें अगर इस हवाले से मेरा ख्याल है उनके साथ मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये मामला तय हो तो वो बर्डन जो है वो शिफ्ट भी होना चाहिए, आपस में शेयर होना चाहिए। शिफ्ट ना करें तो शेयर तो करें। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर एक चीज़ जो है जो लॉसेस की इतनी बड़ी लेवल है, वो खा एनर्जी का कोई भी शोबा हो, खा गैस का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो दोनों सूरतों में जो है उसमें उनका जो है वो इनपुट आनी चाहिए। तो इसके बगैर मेरा ख्याल है, और ये देखें कि जो ख़ास तौर पे ये कराची का मसला है, कराची का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और वो बड़े जो है ना समझ लें डिस्टर्ब एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो आपके बिल जो हैं उनकी जो अदायगियों की रेशो है वो बहुत कम है। तो एक तजर्बा पाकिस्तान में अभी तक ये नहीं हुआ कि एनर्जी सेक्टर के अंदर प्रीपेड जो कॉन्सेप्ट है, प्रीपेड जो मीटर्स हैं, उसका तजर्बा अभी तक हमने नहीं किया। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि इस ऑप्शन को भी लेना चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन से कंज्यूमर जो इस के ऊपर जाना चाहते हैं। वो बड़ा कंज्यूमर जाना चाहता है, कमर्शियल कंज्यूमर जाना चाहता है, क्योंकि आपने देखा है कि आप देखें कि आप ओम्बड्समैन में जाके देखें जितनी कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की, उसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती है। और वहाँ पे कुछ ये बहुत कम ये होता है कि किसी के वेव हो जाएं, सेटलमेंट हो रही होती है, इंस्टॉलमेंट्स हो रही होती हैं, और एक बंदा चीखो पुकार कर रहा है कि जी मेरा घर बंद है लेकिन मुझे इतना बिल क्यों आया। तो ये जो अनजस्टिस एक जो है ना वो इस सेंस में सिटीजन के साथ या बिजनेसमैन के साथ या इंडस्ट्री कंज्यूमर के साथ जो एक चीज़ है नाइंसाफ़ी है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा ख्याल है इस प्रीपेड सिस्टम पे भी जाना चाहिए। शफीक साहब, मैं यही पॉइंट कनेक्ट करूंगा, प्रीपेड सिस्टम और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मोनोपोली, क्या ये राइट होना चाहिए बिजनेसमैन को? बिकॉज हम देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर अब कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है, ब्रेक कर रहे हैं 2-3 एंटिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ताकि सारिफ को मौका मिले। हाउ डू यू थिंक बिजनेसमैन इसको किस तरह से देख रहा है? और ख़ास तौर पे बिकॉज अभी हम देख रहे हैं IMF के बाद
دوبارہ ایک بار جو ہے آپ کو الیکٹریسٹی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. تو اس اضافے کے بعد اگین آپ کی جو اکنامک ریکوری جو اب شروع ہوئی ہے گریجولی, جو کہ آپ نے ایک اکنامک سائیکل کا باٹم دیکھا ہے, تو اب یہاں سے ریکوری ہوگی, وہ بھی اور سلو ہو جائے گی اگر انرجی پرائسز بڑھیں. دیکھیں ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جاتے ہیں نا, تو پھر اس وقت جو صورت حال ہے, بہت سارے ہمارے یونٹ جو گیس کے اوپر چل رہے ہیں اور گیس سے ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ابھی میری کل ہی نظر گزری ہے کہ سال میں تیسری دفعہ جو ہے وہ ایس ایس جی سی جو ہے یا سوئی ایس ایس جی سی یا سوئی ناردرن گیس پائپ لائن جو ہے وہ اپنی پرائس پھر انکریز کرنے جا رہی ہے, تھرڈ ٹائم ڈیورنگ دا ایئر, تیسری دفعہ. جب آپ کریں گے ظاہری بات ہے اوبیسلی پھر اس کے اثرات بجلی کے اوپر بھی آئیں گے, بجلی بھی پھر مہنگی ہونی شروع ہوگی. اور پھر بہت ساری جگہ آپ اس کو گیس کو جب را مٹیریل یوز کرتے ہیں, اپنے فرنیسز میں استعمال کرتے ہیں, دوسرے کاموں میں استعمال کرتے ہیں, پھر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے دیکھا 18th امینڈمنٹ کے بعد ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے اب وہ ایکسپیریمنٹ کر تو لیا, اور کرنے کے بعد اب اس کے جو عمل کا رد عمل جو آ رہا ہے نا سامنے, اب ہمیں اس کو بھی سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کیا ہے اس کے جو ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کے اثرات اب کیا ہیں, اور اس کو ہمیں اب کس طرح نمٹنا چاہیے. کیا رد عمل ہے ذرا بتائیں. دیکھیں جو یہ لیک آف کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے, اس میں فیڈرل کا اور پروونشل کا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو ہم نہیں نمٹ پا رہے ہیں, نہیں سمیٹ پا رہے ہیں. تو اس میں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں ریزالو کرنا ہوگا کہ یار ہم ان چیزوں کو کیسے ریزالو کرنے آگے. اس میں سمجھتا ہوں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے آپ کو ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے. آپ کا جو سسٹم ہے, جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے آپ کا, اس میں پرابلم ہے. آپ پری پیڈ میٹر کی طرف جاتے ہیں تو ایک آدمی جس نے پیسے ہی نہیں دینے, وہ آپ پیڈ ہو یا ان پیڈ ہو, آپ اسے دیکھیں نا وہ تو کنڈا سسٹم پہ چل رہا ہے, اور آپ نے کنڈا سسٹم کو مضافاتی علاقوں میں میر صاحب وہاں جائز قرار دے دیا ہے کہ بھئی آپ یہ کنڈا لگاؤ, اس کے پیسے اتنے دے دو پر منتھ, آپ اتنے جمع کرا دو. اب وہ 10 یونٹ استعمال کر رہا ہے یا 1000 یونٹ استعمال کر رہا ہے, تو وہ چل رہی ہے, وہ اس کو جائز قرار دے دیا انہوں نے ایک طرف. ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پیرلل جو ہے نا وہ ساتھ چلتا ہے, فائلر کے لیے یہ ہے, نان فائلر کے لیے بھی یہ ہے, تو دونوں آپشن ساتھ ہیں. تو پھر میں کیوں فائلر بنوں بھائی, نان فائلر میں ہی جاؤں نا. تو یہ مقصد جو ہے ہمارا, یہ ٹرینڈ جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. تو آپ جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے, چوری کو ختم نہیں کریں گے, آپ اس میں اچھا چوری کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات, جب ایک آدمی کے بس سے باہر ہو جاتی ہے نا چیز. دیکھیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ میری قوت خرید اب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں بجلی کا بل بھروں یا اپنے بچوں کا پیٹ بھروں. تو ان دو میں سے کوئی چیز مجھے کرنی ہے تو پھر میں چوری کی طرف جاؤں گا اور میں پھر چوری کرنے لگوں گا. میری دسترس سے باہر ہو گئی, میری جیب سے باہر ہو گئی, میری ریچ سے باہر ہو گئی, تو نتیجہ ہوگا کہ مجھے بجلی بھی چاہیے, مجھے زندگی بھی گزارنی ہے اور مجھے بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے. تو یہاں یہ معاملات, تو آپ پرائس انکریز کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو جو ہے وہ اس حد تک کتنے لوگ اس کو ابزارو کر سکتے ہیں اور اس میں کتنا آپ فلکچویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کو جو پالیسی ساز ہیں, ہمارے پالیسی میکرز ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیوں کو ترتیب دینا چاہیے. آپ اس وقت جو آپ ان دا فیوچر میں آپ بات کر رہے ہیں, ہم جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی ایٹامک پاور کی, تو ہم جب تک اس کی طرف نہیں جائیں گے اور اس کو اپنا مقدر نہیں بنانے کی کوشش کریں گے, یہ ایسے سورسز کی طرف نہیں جائیں گے جہاں سے ہمیں منیمم مطلب کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں حاصل ہوں. جیسے اس میں آپ اس میں سولر ہے, اس میں جناب تھرمل تو نہیں کہہ سکتا, ہائیڈرل ہے اس میں, اور اس میں ایٹامک ہے. یہ تین چیزیں اگر اس پہ ہم فوکس کر لیں تو ہماری نیچرلی جو ہے وہ پرائس جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی. وہ بلینڈڈ پرائس ہوگی مگر پھر بھی وہ بہت کم ہوگی. اور یہ سرکولر ڈیٹ کا جو مسئلہ اگر آپ کہتے ہیں اس کا سولوشن نکلا ہے, میرے علم میں نہیں تھی یہ بات, مگر آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے فی الحال اگر خدا کرے ایسا ہو جائے, ایک ایسی بڑی جان چھوٹ جائے. دوسری چیز آپ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف فوری طور پہ جانا چاہیے. ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ وہ ادارے جو سالوں سے خسارے میں, جو آپ پر بوجھ ہیں, آپ کے معاشرے پر بوجھ ہیں, آپ کے نظام پر بوجھ ہیں, اور وہ ہم اپنی جیبوں سے دے رہے ہیں. تو آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا نا. اب اس کا کوئی فیصلہ کرنے کا ٹائم آ گیا, اس کا فیصلہ کریں, تاکہ آپ جو دیگر جگہوں سے جو آپ کے لیکیجز ہو رہی ہیں یا آپ کی وہ جو ٹیکس جو آپ کی فلاح اور بہبود کے لیے آپ کے اوپر استعمال ہونے چاہیے, وہ ان چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے, یہاں جا کے ضائع ہو رہا ہے, ویسٹ ہو رہا ہے. صحیح. آئی تھنک ڈسکشن کو اب تھوڑا سمیٹتے ہیں, واپس لاتے ہیں. ایک فنڈامنٹل اکنامک آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ملک کی عوام ایک حد تک ٹرانسفر آف ڈیٹ لے سکتی ہے. اگر حکومت کے اوپر ادھار ہے کسی بھی انیفیشنسی کی وجہ سے, تو ٹیکسز کی صورت میں یا مہنگائی کی صورت میں وہ ٹرانسفر کرتی ہے عام عوام تک. پچھلے 2 سال میں یہ ایڈجسٹمنٹ پروسیس ہم نے دیکھا کہ مہنگائی بڑھی اور ٹیکسز بڑھے. ٹیکسز میں گنجائش موجود ہے اگر رائٹ سیکشنز میں جائیں لیٹ سے. ابھی ہم ہولسٹکلی دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ایڈجسٹمنٹ میکینزم ہے, جو اب آئی ایم ایف بھی بول رہا ہے کہ مزید قیمتیں بڑھائیں تاکہ ہم نے جو ادھار دیا ہوا ہے اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی آپ کے پاس ہو, اور وہ ادھار کے پیسے واپس کرنے کے لیے آپ کو عام عوام پہ ٹیکس
नंबर 1. नंबर 2, कीमतों में इजाफा, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ानी पड़ेगी. How do you see this argument evolving? Because people of Pakistan, do they have further capacity to bear right now? And number 1. Number 2, यहाँ से what are the 1 to 3 steps you suggest जो कि लेने चाहिए power sector में right now to at least build the foundation of reforms? देखिए, मेरा ख्याल है कि चूँकि अभी तक हम एनर्जी की बातें कर रहे थे, आपके सेकंड क्वेश्चन को एड्रेस करके आई विल कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन. जहाँ तक एनर्जी सेक्टर का ताल्लुक है, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, एनर्जी रिलेटेड लोग कह रहे हैं कि भाई 3,000 अरब रुपये कि हम बिजली जो है वो बनाते हैं, हमें 1,700 अरब मिलते हैं, 1,100-1,300 अरब रुपये का बीच में गैप है. अब एक और फिगर आपके सामने आ गई है एनर्जी रिलेटेड कि ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 400 अरब रुपये की चोरी है. थोड़ी देर की हम ये कहें कि अगर 400 अरब रुपये की चोरी है और दे हैव गिवन डायरेक्शन के इन चोरों को पकड़ें, ठीक है ना. अगर वाकई 400 अरब की है, वो एक आउट ऑफ ऑडिट सर्वे फिजिकल के बाद निकलती है, तो वी मस्ट स्टॉप देयर. अब हम इसी एनर्जी के हवाले से IMF के क्या तकाजे हैं, फिर हम बात करेंगे हमने क्या करना चाहिए होम ग्राउंड. देखिए, IMF का ये तकाजा है वन ऑफ द कि आप एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएं. अब उस रिफॉर्म्स को कैसे ये टेबुलेट करते हैं, मैं आपको टेबुलेट करके देता हूँ, मगर कोशिश करूँगा 2 मिनट में टेबुलेट कर लेता हूँ. देखिए, IMF भी यही कह रहा है कि देखें, आप CD को ज़ीरो करें, सर्कुलर डेट को. सर्कुलर डेट इस वक्त जो 5,000 अरब रुपये को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो कहते हैं ज़ीरो करें. ज़ीरो करने का एक ही तरीका है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, should be equal कॉस्ट to ऑफ the price of the गुड्स, product. आप उस पर करें. ये गवर्नमेंट कर रही है, इसीलिए 155% जो है अब गैस की प्राइसें भी बढ़ रही हैं. और हर माह का फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसमें अब मज़ीद कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं हो रही है, वो भी बढ़ रहा है. दिस इज़ दी वे बिजनेस मॉडल शुड वर्क. मगर अगर बिजनेस मॉडल में कोई इनएफिशिएंसीज हैं जो अकाउंट करती हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो भी ठीक होनी चाहिए, उसको रिफॉर्म्स के ज़रिए करें. अब रिफॉर्म्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहला रिफॉर्म्स तो ये है कि हम अपना जो एनर्जी मिक्स है, आपने जो बात की शुरू में की, दैट इज़ अ वेरी गुड मूव. अच्छा हुआ डार साहब कहे पाकिस्तान शुड टेक अ लीड नाउ. पाकिस्तान इस फर्स्ट समिट को अब लीड के तौर पे किसी कमेटी का चेयरमैन बने, उसको लीड करे, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस और सपोर्ट आएगी. आपका एनर्जी मिक्स बेहतर हो जाएगा. अगर एनर्जी मिक्स बेहतर हो जाएगा और मज़ीद हम ये जो कोयले इम्पोर्ट बेस्ड प्लांट्स, आप देखें कि इसको हम किस तरीके से अब हैंडल करने जा रहे हैं, ये भी देखना है, क्योंकि थर का लिग्नाइट तो वहीं पे काम कर रहा है. बाकी आपके पास 4 पावर प्लांट्स हैं 12x30, जिनका कोयला साहिवाल का कराची से चलता है ट्रेनों में और पहुंचता है वहाँ. फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुक के 10 सेकंड ये कहूँगा कि वर दी प्लानिंग डिपार्टमेंट, वर द प्लानिंग कमीशन मैड और सेंसलेस? मुझे बताएंगे, वर द पीपल हु मेड अ डिसीजन कि आप इंपोर्ट बेस्ड कोयला जो साउथ अफ्रीका से आ रहा है उसको लगा दें साहिवाल के ऊपर. सही है. यू सी, अब हम वापस आते हैं कि इस किस्म की चीज़ों में अब आता है एक इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर. मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ. इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर या ऑपरेशनल मेरिट ऑर्डर की कंडीशंस ये होती हैं कि आप सबसे पहले उस प्लांट को आप ले जाएं ग्रिड में, जो प्लांट जो है जिसकी एफिशिएंसी आपके 50% से ज़्यादा हो. मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो आप जब इनएफिशिएंट प्लांट्स को लेकर जाते हैं और फॉसल फ्यूल में आप HSD को भी ले आते हैं, आपकी जो है कीमतें 40-45 बढ़ती है. यहाँ पे इसको किसी तरीके से एक प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के ज़रिए आपको इस सिस्टम को चलाना है. ठीक है. नाउ इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच मटीरियली मैटर्स. अब हम आ जाएँ लॉसेस की तरफ. अब लॉसेस जो है ना, देखें, आपके ट्रांसमिशन लॉसेस इतने नहीं होते हैं बिकॉज दे आर हाई वोल्टेज. आपके डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जो लॉसेस हैं, उस लॉसेस के लिए एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि वाकई ये लॉसेस हैं या चोरी है क्या. यू सी, अगर कोई थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा तो आपको पता पड़ेगा. और चौथी चीज़ जो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त बात हो रही है वो ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, IFC जो वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, वो कह रही है कि इसको आप दे दें प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट में, क्योंकि आई वाज मेंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन कमीशन, हमने इसके ऊपर काम किया हुआ है. उसमें यही था कि हाँ, कि वो चूँकि इतना इस वक्त
पोल्यूटेड हो गए हैं ये सिस्टम्स सही। कि अब So ऐसा you have लगता to है कि reform them. हाँ कि क्वेश्चन ये बनता है मेरे लिए कभी इज देयर एनी सोल्यूशन I think very बट आई important थिंक point. देयर इज अ सोल्यूशन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरती से डिस्कशन को समेटा है यहाँ पे. व्हाट्स योर फाइनल टेक? आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. इसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये है कि जो एनर्जी के हवाले से है कि अभी तो पाकिस्तान की बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, और पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो आम शहरी है जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसकी प्राइस जो है वो अपनी जो उसकी आमदनी है उसकी जो रेशो है उसको बिल को पे करने की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़. जी और एक तो इस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई होना चाहिए. एक चीज़ बड़ी है कि बस आपने कहा जी कि हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, तो भाई सबसे पहले तो जो नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर जी, हैं उसको reduce करें. इस वक्त पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना उसको वो रिड्यूस करें. बहुत ज़्यादा I है, think वो it- हमारी कैपेसिटी से दैट्स अ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. सर योर लास्ट टेक क्विकली. जी, मैं इंजीनियर साहब की गुफ्तगू से जो बात मेरे जहन में आई, मैं उसकी quickly. वजाहत थोड़ा सा जी, चाह रहा हूँ please, quickly. समझने में. आपने ये कहा कि जी IMF ने फिर आपके ऊपर प्रेशराइज किया है आपको करने के लिए कि ये जो आपका जो सर्कुलर डेट सर योर फाइनल कमेंट सर 30 जी सेकंड. जी, सर्कुलर डेट का इशू है. अगर इसको जीरो करना है तो आपने कहा इसको प्राइस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये होगा चोर अपनी जगह पे है, वो सब कीमतें जो हैं जो बिल पे कर रहे हैं अपना वो उन्हीं की जेब से निकल के फिर गया ना बाद में. तो इसका आप उसका सोल्यूशन तो मेरी नजर में ये नहीं है कि आपने उसका आज आपने कर दिया आई दोबारा थिंक फिर वेरी ये हो गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. एम ए जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. मुबशिर मीर साहब वंडरफुल हैविंग यू. सईद शफीक साहब इट वाज ग्रेट हैविंग यू. नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज कि यहाँ से प्राइस ट्रांसमिशन मैकेनिज्म तो आएगा, IMF की कंडीशंस आएंगी, लेकिन उसके बाद आपको एनर्जी एफिशिएंट सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा. न्यूक्लियर इज़ वन ऑफ द सोर्सेज और इसके पास कैपेसिटी है कि अगले 10 साल का अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान बनाएं तो आप न्यूक्लियर एनर्जी की जनरेशन की जो आप पाए चार्ट के अंदर जो शेयर है उसको बढ़ा सकते हैं और एफिशिएंट सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. राइट नाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस. थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन मजीद आएगा एज वी गो इनटू द IMF प्रोग्राम. नाज़रीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है. अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.